उसमें 2 हो गया था। क्लास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये हम लोग का चल रहा था। ऑब्जेक्टिव्स में बताए थे एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल मैनेजमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया था। उसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है क्लास। हाँ बच्चा, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया था, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया था। अभी हम लोगों को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इट मींस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है। सुन लो ध्यान से एक एक वर्ड, फिर कोई एक बच्चे से रीडिंग करवा देंगे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का, किसका बात करते हैं? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में फर्म जो है अपने बारे में सोचा, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, ग्रोथ सर्वाइवल के बारे में सोचा। उसी तरह जैसे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में फर्म सोसाइटी के बारे में सोचा। सेम उसी तरह बच्चा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलो, या फिर एक और क्या था इसका नाम, बोलो क्लास? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसा था ना, नाम याद नहीं मुझे बच्चे, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, जरा बता देना, बताओ। काशपा, भूमि, चलो मेरे पास स्टडी मटेरियल भी आ गया। हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव था। यस बच्चा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलो या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलो, सारे बच्चे उसमें वहां पे पेंसिल से मेंशन कर लो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉय मेंशन कीजिए बच्चा। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉय मतलब क्लास इस ऑब्जेक्टिव में फर्म जो है वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी। तो पहले एक बार तुम लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ देते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो सारे बच्चे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, as employees are the most important resources of every company and satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization। तुम लोगों को बताए थे क्लास कि जो हमारा रिसोर्सेज होता है, जो हमारा रिसोर्सेज है, ठीक है, वो रिसोर्सेज आपका, उस रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन है? हमारे एम्प्लॉई है, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि हर एक रिसोर्सेज, हर एक कॉम्पिटिटर एक दूसरे का कॉपी कर सकता है, लेकिन एक ये ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसा रिसोर्सेज है बच्चा जिसको हम और आप कॉपी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि हम लोगों को ये हमेशा कोशिश करना है एज ए फर्म कि हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड कहने का मतलब उसको काम के बदले जो सैलरी वेजेस मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड हो। मोटिवेटेड हो कहने का मतलब कि वो हमारे लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि उसका एम्प्लॉय उसके दिए गए सैलरी, वेजेस, वर्किंग इन्वायरमेंट से, ठीक है, सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, ताकि वो एम्प्लॉय लगातार उसके यहाँ काम करता रहे। इट मीन्स क्लास इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में तुम एक ही बात याद रखना कि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के को ध्यान में रखेंगे। मतलब हमारा यही कोशिश होगा कि हमारा एम्प्लॉय हमसे खुश रहे। हमसे खुश रहने का मतलब कि हमसे सेटिस्फाइड रहे और हमसे मोटिवेटेड रहे। जब वो सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अपना 100% दे करके हमारे यहाँ का काम करेंगे। अब
उनको मोटिवेट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए तुम क्या क्या करोगे, क्या क्या उनको दे सकते हो। तो बुक पढ़ने से पहले बच्चा तुम देख लो, आप उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, जितना आप उनसे काम ले रहे हो उनके काम के हिसाब से ही आप उनको सैलरी दीजिए। समझे बच्चे? आप उनका वर्किंग कंडीशन उनको अच्छा दीजिए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा दीजिए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा दीजिए। समझ रहे हैं? आप ये देखिए कि उनका वर्किंग आवर क्या है, उनके अकॉर्डिंगली उनका पेमेंट है या नहीं है। एक बार कोई एक बच्चा बुक रीडिंग करो, कौन करेगा बताओ, बोलो बच्चा, देखिए कौन पढ़ेगा। अनुषा है, दीक्षा है, काशफा है, पढ़ो तो। दीक्षा, काशफा, कोई एक बच्चा पढ़ो तो। सारे बच्चे सो रहे हो? सो रहे हो तो मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। देखो बच्चा क्या बोला है, मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या है हमारा मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव? देखिए क्लास क्या दिया है इसमें, द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर। अगर हम पहला की बात करें, क्या बोला, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय। आपको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना होगा। क्या प्रोवाइड करना होगा बच्चा? कॉम्पिटिटिव सैलरी, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय का फाइनेंशियल नीड है, जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके, वो उस चीज को पूरा उतने में कर सके क्लास। ठीक है। दूसरा देखो क्या दिया है, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। क्या हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो ये हमारा मोरल ड्यूटी होता है क्लास की, हम उसके प्रेजेंट नीड एज वेल एज फ्यूचर नीड को भी ध्यान में रखें। मतलब उसके ग्रोथ की बात करें, उसके प्रमोशन की बात करें, आने वाला फ्यूचर उसका और बेस्ट कैसे हो, इसकी बात हम लोग करें। तो ये सारा बात भी हम लोगों को एम्प्लॉय के बारे में ध्यान में रखना होगा क्लास। ठीक है। फिर आप देखिए क्या, peer recognition, self respect, respect of colleague to fulfill social need। ये भी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा कि एम्प्लॉय के सेल्फ रेस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखा जाए, वो जहां पे काम कर रहा है उसका एक आइडेंटिटी हो, उसको भी ध्यान में रखा जाए। एक बार फिर से सुन लो क्लास, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था अगल बगल की वजह से, ध्यान रखो। क्या है यहाँ पे कि मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव सैलरी की बात करनी है। किसकी बात करनी है बच्चा? कॉम्पिटिटिव सैलरी, ताकि एम्प्लॉय अपना जितना भी फाइनेंशियल नीड है वो उसका फाइनेंशियल नीड को वो फुलफिल उससे कर सके। दूसरा, उसके प्रमोशन का ध्यान रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, अगर कोई काम उनको नहीं आ रहा होगा या किसी काम में कोई कमी हम लोग को दिख रहा होगा तो उनको वो काम सिखाएंगे, उनके फ्यूचर इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। वर्किंग प्लेस पे उनका रेस्पेक्ट, उनकी आइडेंटिटी का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। फिर देखो क्या बोला क्लास, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। यस, आपको वर्किंग इन्वायरमेंट भी हेल्दी प्रोवाइड करना होगा, ताकि एम्प्लॉय हमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो और वो हमारे साथ लॉन्ग लाइफ काम करने को तैयार हो। देखो क्लास और क्या लिखा है आगे, वर्कर मे लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर
नेग्लेक्टेड। ऑफ कोर्स अगर हम अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचना छोड़ दे, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं दे, अच्छा सैलरी नहीं दे, जितना काम ले रहे हैं उतना सैलरी नहीं दे, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं हो, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जाए, उनको ग्रुप के सामने किसी बात के लिए सुना दिया जाए, तो इस केस में वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, और वो हमेशा इसी तलाश में होंगे कि कब उनको हमारे से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिले और वो हमको छोड़ करके चले जाए। जब आप लोग चैप्टर 2 पढ़िएगा तो वहां पे इस पॉइंट से रिलेटेड एक आएगा प्रिंसिपल, समझे, इंप्लॉइज टर्नओवर से रिलेटेड। तो वहां पे बताया जाएगा कि अगर इंप्लॉय हमसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, मोटिवेटेड नहीं होता है, तो वो हमको छोड़ के कहीं और जाने की बात करता है, जिससे हमारे यहाँ का इंप्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ता है, और इंप्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ना हमारे लिए नुकसान का बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट तुम लोग को टाइम दे रहे हैं, सारे बच्चे जितने भी हो वो एक बार पूरे ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर लो, तब यहाँ का कुछ केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ो बच्चा। फर्स्ट केस स्टडी क्या दिया है तुम लोगों का इसमें ऑब्जेक्टिव में? देखो बच्चा क्या दिया, ध्यान से सुनना। दिया है राधिका इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग earthen cooler by using environmental friendly method of production. ठीक है, which management objective is discussed? क्या बोल रहा है कि राधिका इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग earthen cooler by using environmental friendly method of production। मतलब वो एक अच्छे से कूलर बनाने की बात कर रहा है जिसमें मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें आपको नजर आ रहा है। आंसर खुद कर लीजिए, बहुत आसान आंसर है। तुम लोग के दिमाग में क्या आंसर आया, वो आंसर सही है या गलत है, एक बार वेरिफिकेशन के लिए आप पेज नंबर 60 पे चले जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपने जो आंसर सोचा वो सेम आंसर बुक में है या नहीं है। एक बार देखो, पढ़ के देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्लास ध्यान दो। Ankita has started a new business of providing organic vegetable and fruits. Although she is not having many competitor, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and make sure people with limited income can also afford her vegetable and fruit. कितना सिंपल केस स्टडी है। अंकिता एक नया बिजनेस स्टार्ट की है और वो बोल रही है कि मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स आप लोगों को एक रीजनेबल प्राइस पे देने की कोशिश करूंगी, ताकि, और साथ में वो बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट के लिए प्राइस चार्ज करने का बात नहीं कर रही है, क्योंकि उसका फर्स्ट मोटिव है कि वो अभी अभी सिर्फ कॉस्ट को रिकवर कर सके ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सरवाइव कर सके। ये लाइन पढ़ते के साथ क्लास इसका आंसर जुबान पे आ जाना चाहिए। फिर क्या बोला, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव शी इज ट्राइंग टू अचीव। 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। तो बच्चा अगर हम डायरेक्ट आंसर ना बोले, तुमको हिंट करे, तो एक में तो वो बोली कि वो कॉस्ट रिकवर करने का बात करिए ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर सके, तो ये वाला पॉइंट कौन सा ऑब्जेक्टिव में था तुम लोग लिख सकते हो। साथ में वो पूरे सोसाइटी को प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे देने का बात कर रही है, तो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, देखो इसका आंसर, फिर पीछे से जाकर के आंसर मैच करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
पढ़ लो क्लास, फिर केस स्टडी थर्ड डिस्कस करेंगे। अब देखो क्लास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो, XYZ Power Limited set up factory for manufacturing solar lanterns in a remote village area as there was no reliable supply of electricity in rural areas. बोल रहा है बच्चा कि जो XYZ पावर लिमिटेड कंपनी है वो रूरल एरियाज के लिए एक लैंप का प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, एक लैंप वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सोलर एनर्जी को यूज करना चाहता है उस लैंप को बनाने के लिए। ठीक, the revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. of course उसका सेल्स अच्छा था, तो वो अब अपना प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहता है। for this they decided to employ people from the nearby village as very few job opportunities are available in that area. company also decided to provide training to their employee for updating their knowledge. अब देखो क्या बोला, सिंपल सा ये पूरा केस स्टडी है बच्चा, एकदम ध्यान से सुनना कि जो XYZ कंपनी है वो रिमोट एरियाज के लिए, विलेज एरियाज के लिए एक लैंप का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जिसमें वो सोलर एनर्जी को यूज करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये काम किए करते हुए उसका सेल्स काफी अच्छा हुआ, तो वो और प्रोडक्शन बढ़ाने का बात सोचने लगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको एम्प्लॉय का जरूरत पड़ा, तो वो सोचा कि हम कहीं और से लोगों को बुलाएं, इससे बेटर है कि इस एरिया के वैसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, हम उन्हीं को बुला लेते हैं। ठीक है, और बुला करके उनके हेल्प से प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक, अब उसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है और साथ में ये भी कि अगर एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं और इनकेस अगर उनको किसी तरीके का काम में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई काम नहीं आएगा, तो हम साथ में उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे, वो काम सिखाएंगे ताकि उनका नॉलेज अपडेट होता रहे, आज के टाइम के हिसाब से वो प्रोडक्शन करते रहे। अब इसमें पूछा ये जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस अबव बाय कोटिंग लाइन। कोटिंग लाइन का मतलब होता है बच्चा कि आपको क्वेश्चन में से उस लाइन को खींच करके बाहर लाना होगा और अपने कॉपी में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा और तब बताना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है। तो जैसे वो नियर बाय विलेज से ही एम्प्लॉयमेंट लोगों को बुलाना चाहता था, तो वो वाला लाइन तुम खींच करके लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम दिख रहा है जो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। आ रहा ना बच्चा? तो इस तरीके से तुम एक एक लाइन बाहर खींच के लाओ और कौन सा ऑब्जेक्टिव तुमको नजर आ रहा है वो आपको वहां पे मेंशन करना होगा। और क्लास आपको कुछ केस स्टडीज अपने कॉपी में भी करना चाहिए, तो कर लेना ये सब 2-3 केस स्टडीज अच्छा है। अगर 3 है तो 3 में जो लास्ट थर्ड है वो जरूर कॉपी पे करना, पहला दूसरा छोड़ देना, लेकिन थर्ड जरूर कॉपी पे करना। अब दिए तुम लोग को 1 मिनट, एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लो, तब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में। कर लो रिवाइज क्लास, या फिर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसा भी होगा। अभी एक आध केस स्टडी और डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ तक कर लो उसके बाद
ठीक है क्लास, ऑब्जेक्टिव तक हो गया कवर। इसका हम लोग केस स्टडी भी डिस्कस कर लिए। अब 5-6 मिनट बचा है, 5-6 मिनट में मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करेंगे तो कवर अप नहीं हो पाएगा। यहीं तक रखो, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया बस। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक कल के क्लास में करेंगे। कल स्कूल में क्लास मिला तो फिर इसका या तो मैनेजमेंट पढ़ाएंगे या तुम्हारे सेक्शन में नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी में नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस आई थिंक पूरा मेरा आज वहां कंप्लीट हो गया है। वो क्लास 1 या 2 क्लास आगे चल रहा है तुम लोगों से, तो उसको उसके साथ तुम लोग को भी ले आना है। ठीक है क्लास, आज यहीं तक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।